नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की नई पहल एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। सबसे पहले बात इसी विषय पर कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। आप जानते हैं कि यूपीएससी की चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो और चाहे मुख्य परीक्षा हो, दोनों ही स्तरों पर आपको स्टैटिक पोर्शन को बेहद मजबूत करना होता है। साथ ही यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका पूछने की प्रवृत्ति इस तरह से है कि करंट घटनाओं से संबंधित जो स्टैटिक पोर्शन है वहां से प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी ऐसी घटनाएं जो पिछले 1 डेढ़ साल से लगातार चर्चा में रही है, उनसे संबंधित स्टैटिक पोर्शन को लगातार पूछा जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी मांग को ध्यान में रखते हुए हमने 3 प्रोग्राम की शुरुआत की है। इससे पहले पॉलिटी दिस वीक और इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है और अब एनवायरमेंट दिस वीक प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम पिछले 1 सप्ताह में लगातार चर्चा में रही घटनाओं के स्टैटिक पोर्शन पर आपसे चर्चा करेंगे, ताकि स्टैटिक पोर्शन से संबंधित आपकी तैयारी मजबूत हो सके और इस तैयारी का न केवल आप प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर बल्कि मुख्य परीक्षा के स्तर पर भी भरपूर इस्तेमाल कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए इन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। तो हमारे प्रोग्राम का नाम क्या होगा? प्रोग्राम का नाम होगा एनवायरमेंट दिस वीक। आज जिन घटनाओं पर हम चर्चा करने वाले हैं वो पिछले 1 सप्ताह से लगातार चर्चा में रही हैं। कौन कौन सी घटनाएं हैं? पहली घटना है जोशीमठ भूस्खलन। दूसरी घटना है एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2023-24। तीसरी घटना है मलायन टाइगर, मलेशियन टाइगर के नाम से भी इसको जानते हैं। चौथी घटना है हीट डोम से संबंधित, इसको ताप गुंबद के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और चौथी घटना है हाई सी ट्रीटी, कई जगह पर उच्च सागर संधि के नाम से भी आपको ये देखने को मिलेगी। तो इन सभी घटनाओं के स्टैटिक पोर्शन पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे। और सबसे पहले आज की पहली घटना को देख लेते हैं। आज की हमारी पहली घटना जोशीमठ भूस्खलन से जुड़ी हुई है। आपने हाल फिलहाल में लगातार खबरों में देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र हो, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हो, उत्तराखंड का क्षेत्र हो या हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो, लगातार भूस्खलन की घटनाएं घट रही हैं। भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं के पीछे न केवल भौगोलिक कारण समझे जा रहे हैं, बल्कि मानवीय हस्तक्षेप भी समझा जा रहा है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों का और विशेष तौर से हिमालयन क्षेत्र का एक जो आप कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर नकारात्मक असर पड़ा है। तो मानवीय गतिविधियों के कारण भी भूस्खलन की घटनाओं में बेहद ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में उत्तराखंड के जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की एक बहुत बड़ी घटना देखी गई और इसीलिए भूस्खलन का टॉपिक हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि भूस्खलन वस्तुतः होता क्या है। भूस्खलन को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? सामान्य तौर से आप इसे इसे इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि चट्टान का कोई हिस्सा, जैसे शैल जिसको हम कहते हैं, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी की वृहद संरचना के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। यानी चट्टान का कोई हिस्सा, मलबा या ढाल अगर मिट्टी की एक वृहद संरचना को लेकर के नीचे की तरफ आता है, ढाल की तरफ गिरता है, तो आप उसको भूस्खलन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत वृहद पैमाने पर अपक्षय होता है। अपक्षय किसका होता है? चट्टान का, चट्टान से जुड़ी हुई मिट्टी का। और मिट्टी की संरचना में परिवर्तन के कारण या भूमृदा की संरचना में परिवर्तन के कारण ऐसा हो सकता है। तो वृहद पैमाने पर अपक्षय होता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में मिट्टी और चट्टान समूह खिसककर ढाल से नीचे की ओर गिरते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण का जो नीचे की तरफ प्रभाव रहता है, उस प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण मिट्टी और चट्टान समूह में एक बड़ा चट्टान नीचे की ओर खिसकती है। भूस्खलन शब्द में ढलान संचलन यानी स्लोप मूवमेंट के 5 तरीके शामिल हैं। कौन कौन से तरीके हैं? आप इनके शब्द के माध्यम से ही इनको समझ सकते हैं। यानी चट्टान का जब कोई हिस्सा गिरने लगता है तो उसको फॉल कहते हैं, गिरना कहते हैं। साथ ही जब चट्टान का कोई हिस्सा पूरी तरह से गिरता नहीं है लेकिन उसके गिरने जैसी स्थिति लगातार बनी रहती है तो उसको लटकना कहते हैं। साथ ही जब चट्टान का हिस्सा धीरे धीरे फिसलने लगता है नीचे की तरफ तो उसको कहते हैं स्लाइड। जब चट्टान की मिट्टी सामान्य तौर से उसकी संरचना में बदलाव के कारण वो मिट्टी दरकने लगती है, चारों हिस्से की तरफ दरकने लगती है, तो उसका फैलाव इस प्रकार से होता है, चारों तरफ होते हैं, इसको कहते हैं फैलाना, स्प्रेड। और साथ ही जब तेजी से कोई हिस्सा नीचे की तरफ जाता है और वो बहने लगता है, बहुत बड़ा हिस्सा चट्टान का धीरे धीरे
नीचे की तरफ गिरता है गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, तो उसको कहते हैं प्रवाह, फ्लो उसको कहते हैं। ये भूस्खलन का सामान्य परिचय हुआ। इसके कारण क्या होते हैं? कारणों को 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। ढलान संचलन यानी स्लोप मूवमेंट कब होता है? जब नीचे की ओर मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसके कारण कार्य करने वाले बल ढलान निर्मित करने वाले पृथ्वी जनित सामग्री से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। यानी इसमें गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है बजाय उसके जो कि जो चट्टान की मिट्टी की संरचना है, जो मिट्टी को एक साथ जोड़े रखती है, उससे ज्यादा प्रभावी गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है, पृथ्वी जनित सामग्री से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो 3 कारकों में भूस्खलन को बांटा जा सकता है जिनके कारण से भूस्खलन की घटना होती है। 3 कारणों में इसको विभाजित किया जाता है। भूविज्ञान, दूसरा कारण है भू आकृति विज्ञान और तीसरा कारण है मानव गतिविधि। क्या मतलब हुआ इन चीजों का? भूविज्ञान की जब आप बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि भूमि के पदार्थों, भू पदार्थों की विशेषताओं को ये संदर्भित करता है। पृथ्वी या चट्टान कमजोर या खंडित हो सकती है या अलग अलग परतों में अलग अलग बल लगने के कारण भी वो खंडित हो जाती है, क्योंकि कठोरता का स्तर में एक तरह से भिन्नता रहती है। यानी जब चट्टान कोई बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है तो वो भी अपनी कठोरता के कारण भी वो दरकना शुरू हो जाती है। भू आकृति विज्ञान में आप किन कारणों को रखेंगे? भू आकृति विज्ञान का मतलब क्या होता है? भूमि की संरचना को सीधे तौर से संदर्भित करता है। भूमि की संरचना में परिवर्तन किन कारणों से होता है? आग की घटना से भी हो सकता है, सूखे की घटना से भी हो सकता है, क्योंकि आग की घटना और सूखे की घटना के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि लगातार वनस्पति का नुकसान होता है, पौधों का नुकसान होता है, शाख वनस्पति का बहुत बड़े स्तर पर नुकसान होता है। उस नुकसान के कारण जब पहाड़ी क्षेत्रों में कोई भी पेड़ होता है तो पेड़ की जड़ें मिट्टी को उसके साथ बांधे रखती हैं, इस प्रकार से बांधे रखती हैं। अगर पेड़ों का कटाव, या तो पेड़ों के कटाव के कारण या जंगलों में आग लगने की वजह से या सूखे की वजह से पेड़ों की स्थिति कमजोर होती है और पेड़ पौधे और शाख वगैरह खत्म होते हैं, तो मिट्टी क्या होती है? ढीली हो जाती है। इस ढीली मिट्टी के कारण भूस्खलन की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। यही यहाँ पर लिखा गया है कि चाहे वो आग की घटना हो, चाहे सूखे की चपेट हो, उसके कारण भी भूस्खलन की घटना होती है, क्योंकि भूमि की संरचना में बड़े स्तर पर परिवर्तन हो जाते हैं। भूस्खलन के प्रति ये अधिक संवेदनशील हो जाती है। वानस्पतिक आवरण में पौधे मृदा को जड़ों में बांध कर रखते हैं, जो अभी आपको बताया गया। वृक्षों, झाड़ियों और अन्य पौधों की अनुपस्थिति में भूस्खलन की अधिक संभावनाएं हो जाती हैं। मानव गतिविधि का मतलब क्या हुआ? मानवीय गतिविधियों का मतलब है जब पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण जैसी घटनाएं होती है, कंस्ट्रक्शन जैसी घटनाएं होती हैं, निर्माण कार्य होते हैं, या कृषि की ऐसी पद्धतियां अपनाई जाती हैं जो पहाड़ों के इकोलॉजी के लिए, पहाड़ों के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण या हानिकारक होती है, महत्वपूर्ण नहीं होती। तो मानवीय गतिविधियों के कारण भी लगातार आप देख सकते हैं कि भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। आजकल कुछ क्षेत्रों में पर्यटन इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसके कारण भी पहाड़ी क्षेत्रों का जो एक संतुलन है उसकी बिगड़ने की स्थिति लगातार बनी रहती है। तो इन सब कारणों से भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। भारत में भूस्खलन संभावित क्षेत्र कौन से हैं? तो भारत में भूस्खलन से संभावित क्षेत्र सबसे ज्यादा कौन कौन से हैं? संपूर्ण हिमालय पथ को आप मान सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक आप देख सकते हैं। ये पूरा क्षेत्र, इसमें जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र, लद्दाख का क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का क्षेत्र आ जाता है, और इसी प्रकार से उत्तर पूर्वी भारत में पड़ने वाले अरुणाचल प्रदेश, असम, इधर नागालैंड, मिजोरम के राज्य, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ ये भूस्खलन की घटनाएं लगातार आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार से पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। नीलगिरी एक बहुत बड़ा भूस्खलन प्रवण क्षेत्र माना जाता है। तो ये प्रमुख भूस्खलन संभावित क्षेत्र है जो भारत में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत सरकार ने भूस्खलन की समस्या से निपटने के लिए अगर कोई कदम उठाया है तो उसके बारे में जान लेना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश में 4,20,000 वर्ग किलोमीटर के भूस्खलन प्रवण क्षेत्र के 85% के लिए एक राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र तैयार किया है, और इस मानचित्र के आधार पर, इसकी आपदा की प्रवृत्ति के आधार पर इसको कई जोन में विभाजित किया गया है। अगर आपने जोन में विभाजित कर दिया तो आपके लिए योजना बनाना बेहद ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग तरह की योजना और कार्य प्रणाली को
सुनिश्चित कर सकते हैं, बना सकते हैं। पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार करके बेहतर निगरानी से भूस्खलन से होने वाली नुकसान को कम किया जा सकता है। अगर हम पूर्व चेतावनी प्रणाली क्रिएट कर दें, उसका सृजन कर दें और जिससे हमारी जो मॉनिटरिंग है, जो हमारी निगरानी है, वो बेहतर हो जाए, तो भूस्खलन से होने वाले नुकसान को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। अब हम अपनी दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे। हमारी दूसरी खबर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2023-24 से जुड़ी हुई है। यानी सतत विकास जो लक्ष्य है उससे संबंधित एक सूचकांक हाल ही में भारत के थिंक टैंक, जो पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, नीति आयोग, उसके द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2018-19 से एक सूचकांक जारी करना स्टार्ट किया था, ताकि वो इस प्रगति का मूल्यांकन कर सके कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के अंतर्गत भारत की प्रगति क्या है और कहां पर सुधार करने की आवश्यकता है। नीति आयोग ने इस पहल की शुरुआत वर्ष 2018 में की थी और वर्ष 2018 में जब नीति आयोग ने पहल की थी तो सतत विकास लक्ष्य जो कि यूएन द्वारा निर्धारित हैं, कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं। उनमें से 16 का ये मूल्यांकन करता है, एक लक्ष्य का मूल्यांकन नहीं करता, क्योंकि उस लक्ष्य के अंतर्गत ग्लोबल पार्टनरशिप को सुनिश्चित करना होता है। तो नीति आयोग ये केवल हमारे राज्यों के स्तर पर, देश के स्तर पर जिन लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है उनका मूल्यांकन करता है। 17 में से 16 लक्ष्यों का मूल्यांकन करता है। तो इन 16 लक्ष्यों को प्राप्त करने के अंतर्गत भारत की स्थिति का मूल्यांकन किया गया और भारत को एक स्कोर प्रदान किया गया। 2018 में 57 का स्कोर प्रदान किया गया। अगर भारत इसमें 100 का स्कोर हासिल कर लेता है तो इसका मतलब है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के अंतर्गत भारत एक अचीवर देश होगा, एक उपलब्धि प्राप्त करने वाला देश होगा। 2018 से इस सूचकांक की नीति आयोग ने शुरुआत की थी और अब नीति आयोग ने हाल ही में इसका 2023-24 का सूचकांक जारी किया है, जिसमें भारत का स्कोर 2018 के 57 से के मुकाबले बढ़कर के 71 हो गया है। आप इसका एक नक्शा इस प्रकार से यहां भी देख सकते हैं। तो हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सतत विकास लक्ष्य क्या है और इनकी शुरुआत कब की गई थी। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य तय किए गए थे, जिनको हम जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी। और इसके साथ साथ इन 17 विकास लक्ष्यों के साथ साथ 169 प्रयोजन भी अंगीकृत किए गए थे। सतत विकास की सबसे बेहतर परिभाषा किसके द्वारा की गई है? सबसे बेहतर परिभाषा दी गई है बर्टलैंड कमीशन के द्वारा। बर्टलैंड कमीशन को आप पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग के नाम से भी जानते हैं। सतत विकास के बारे में क्या कहता है ये कहता है कि आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। यानी भविष्य की पीढ़ी की जो आवश्यकताएं होंगी, उन आवश्यकताओं पर किसी तरह से नकारात्मक प्रभाव डाले बिना अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना और उस हिसाब से विकास को तय करना ही वस्तुतः सतत विकास है। यानी पर्यावरण के साथ विकास करना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल करना, इसका सामान्य मतलब है। अब हम इसके बारे में कुछ और तथ्यों को जानना चाहते हैं। 17 विकास लक्ष्यों को जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये 17 विकास लक्ष्य जो है वो आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनेशन आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि इतनी महत्वपूर्ण चीज आपको ना पता हो। तो हम इनका एक सामान्य विवरण यहाँ देखेंगे। सबसे पहला सतत विकास लक्ष्य कौन सा है? नो पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी को समाप्त करना, गरीबी को समाप्त करना। दूसरा क्या है? जीरो हंगर, यानी भूख को पूरी तरह से समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा के इस तरह से मानकों का विकास करना ताकि भूख दुनिया से समाप्त हो जाए। उसी तरह से बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। चौथा लक्ष्य क्या है? सतत विकास लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा है एक जेंडर इक्वालिटी, यानी लैंगिक समानता का विकास करना, महिलाओं के विकास को इस तरह से सुनिश्चित करना, महिलाओं को सशक्त करना ताकि जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता की स्थिति को प्राप्त किया जा सके। छठा लक्ष्य क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी साफ पानी और स्वच्छता का विकास करना ताकि बीमारियों पर एक महत्वपूर्ण तरीके से उसको समाप्त किया जा सके, समाप्ति की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। सातवां लक्ष्य क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी किफायती और स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण करना। डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ आठवां लक्ष्य है, यानी बेहतर कार्य दशाएं
निर्मित करना और आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि हासिल करना। इसके अलावा उद्योग, नवाचार और आधारभूत संरचना का विकास करना और इसको पर्यावरण के साथ करना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना करना, यानी सतत विकास के लक्ष्य हासिल करने के अंतर्गत ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से दुनिया में असमानता को कम करना, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी 10वां लक्ष्य है। 11वां लक्ष्य है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी टिकाऊ शहरों का निर्माण करना, टिकाऊ समुदायों का विकास करना। 12वां लक्ष्य है रेस्पॉन्सिबल, दायित्वपूर्ण उपभोग और उत्पादन सुनिश्चित करना। 13वां लक्ष्य है क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट कार्य योजना निर्मित करना, क्लाइमेट को किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाने वाली स्थितियों का निर्माण करना, मिटिगेशन करना, पुनरुद्धार करना, इसका अंतर्गत सारी चीजें आ जाती हैं। उसी प्रकार से 14वां लक्ष्य है महासागरों और समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना, लाइफ बिलो वाटर। 15वां लक्ष्य है लाइफ ऑन लैंड, लैंड पर चाहे जैव विविधता हो, चाहे पारिस्थितिकी तंत्र हो, इस तरह से डेवलपमेंट वर्क करना ताकि जैव विविधता का संरक्षण और इकोलॉजिकल सिस्टम हमारा बना रहे, ये सारी चीजें सुनिश्चित होती रहे। 16वां लक्ष्य है हमारा पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी इस तरह से संस्थाओं का विकास करना ताकि शांति स्थापित किए जा सके और साथ ही सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। और 17वां लक्ष्य है इन सभी गोलों को प्राप्त करने के लिए, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर साझेदारी विकसित करना, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इसी लक्ष्य का मूल्यांकन, 17वें लक्ष्य का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि ये वैश्विक साझेदारी की बात करता है। तो ये 17 लक्ष्य है। इससे पहले इन लक्ष्यों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इससे पहले जो लक्ष्य थे जिनको हम सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहते थे, इनकी अवधि 2015 में समाप्त हो गई थी और साथ ही विकास के एक ऐसे लक्ष्य की आवश्यकता थी जो पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान कर सके, यानी मानव विकास तो हो लेकिन वो पर्यावरण के साथ हो, पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए सतत विकास लक्ष्यों की आवश्यकता थी। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य क्या थे? ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2000 में स्वीकार किए गए थे और इनका जो मूल्यांकन किया जाना था वो 1990 के स्तर पर किया जाना था। 2015 तक के लिए थे ये, और 2015 से पहले ही सतत विकास लक्ष्यों को तय करना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि 2015 तक ही सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य तय किए गए थे। कितने लक्ष्य इसके अंतर्गत थे? इसमें 8 गोल तय किए गए थे और 18 टारगेट्स रखे गए थे। ये इसका सामान्य परिचय है। अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई है जो कि मलेशियन टाइगर से जुड़ी हुई है, जिसको हम मलायन टाइगर के नाम से भी जानते हैं। क्या खबर कहती है ये मलेशियन जो टाइगर है, जिसको हम मलायन टाइगर के नाम से भी जानते हैं, ये मलेशिया का नेशनल सिंबल है, उसका राष्ट्रीय प्रतीक है और इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। न केवल मलेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक है बल्कि इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जंगलों में इसकी संख्या 200 से भी नीचे चली गई है। इतनी संख्या कम होने और ये विलुप्ति के कगार पर है। साथ ही हाल ही में IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एक रिपोर्ट है जिसने कहा है कि भारत में तेंदुओं की संख्या पिछली 3 पीढ़ियों के अंतर्गत 24.5% की गिरावट दिखाती है। यानी तेंदुओं के संरक्षण के लिए भी विशेष रूप से प्रयास किए जाने चाहिए। इस संदर्भ में हमारे लिए स्टैटिक पोर्शन से 2 योजनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कौन कौन सी योजनाएं होंगी महत्वपूर्ण? एक होगा प्रोजेक्ट टाइगर जिसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, और दूसरा है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड क्योंकि भारत में स्नो लेपर्ड को बहुत संवेदनशील, वल्नरेबल माना जाता है और उसकी एक योजना की शुरुआत भारत सरकार ने हाल ही में की थी। तो इन दोनों प्रोजेक्ट के बारे में जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 से। कार्यक्रम क्या करता है? बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देता है, यही इसका उद्देश्य है। बाघों के संरक्षण को किस प्रकार से बढ़ावा देगा? बाघ पर्यावास, यानी जहां पर बाघ रहते हैं उन पर्यावासों में कमी लाने वाले कारकों पर नियंत्रण अगर ये हासिल कर लेते हैं हम किसी माध्यम से और इनका उपयुक्त प्रबंधन करते हैं, तो बाघों के पर्यावास में होने वाली कमी को हम उसको और कम कर सकते हैं। यानी बाघों का पर्यावास अगर कम हो रहा है तो हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं अगर बेहतर प्रबंधन करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अधिकतम संभव सीमा तक पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्प्राप्ति करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पुनर् इकोलॉजिकल सिस्टम को बाघों के संरक्षण से किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है? आप जानते हैं कि खाद्य जाल में जो बाघ है
बाघ सबसे ऊपर आता है। बाघ किस पर निर्भर होता है? सामान्य तौर से घास खाने वाले प्राणियों पर निर्भर होता है, चाहे वो गजेल हो, हिरण हो या अन्य प्रजातियां हो। ये घास खाने वाली प्रजाति होती है। ये घास खाने वाली प्रजातियों की संख्या सीमित, एक तरह से संतुलित रहे, इसके लिए जरूरी है कि उनका शिकार करने वाले जानवर भी इकोलॉजिकल सिस्टम में बने रहे, एक पर्यावरण में बने रहे। क्योंकि अगर बाघों की संख्या सीमित होगी तो घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ेगी, और इससे घास चरने वाले जानवरों की संख्या बढ़ेगी तो घास सीमित हो जाएगा। अगर किसी स्थान पर घास वाले क्षेत्र सीमित होंगे तो उस क्षेत्र का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम ही डैमेज हो जाएगा। इसलिए किसी क्षेत्र के इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उसकी की स्टोन, महत्वपूर्ण प्रजाति को बनाए रखना, और इसलिए बाघ को एक की स्टोन प्रजाति भी कहा जाता है। तो बाघों के पर्यावास को सुनिश्चित करना, उसको बनाए रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसकी पुनर्प्राप्ति करना, इसके माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्प्राप्ति को सुगम बनाना बेहद आवश्यक होता है, और इसके लिए जरूरी है कि उनके पर्यावास में होने वाली क्षति का पुनरुद्धार करना, उसको रेस्टोर करना, उसको पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना। साथ ही आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सौंदर्यात्मक और पारिस्थितिकी मूल्यों के लिए व्यवहार्य बाघ आबादी को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि अभी आपको बताया कि बाघ एक कीस्टोन प्रजाति है, और कीस्टोन प्रजाति के कारण वो क्षेत्र के आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर आप बाघ को बनाए रखते हैं तो उस क्षेत्र के पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को आप सुनिश्चित करते हैं, उस क्षेत्र की जैव विविधता को सुनिश्चित करते हैं, उस क्षेत्र में आप पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकते हैं एक सीमित स्तर पर। तो वो क्षेत्र की आर्थिक, एक पूरी इकोनॉमी के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है, क्षेत्र की इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। साथ ही अगर आप घास स्थलों को बनाए रखते हैं तो उस क्षेत्र से जुड़ी हुई सांस्कृतिक, जहां भी अगर कोई प्रजाति रहती है तो उस क्षेत्र की एक खास सांस्कृतिक विशेषताओं को भी आप बनाए रखने में सक्षम होते हैं, और साथ ही पारिस्थितिकी मूल्यों को बनाए रखने में तो सक्षम हो ही जाते हैं। और इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर से होने वाले प्राप्त लाभ क्या होंगे? बाघों की संख्या की पुनर्प्राप्ति, ये भारत ने काफी हद तक सुनिश्चित की है, क्योंकि भारत में एक समय था जब बाघों की संख्या 1500 से भी नीचे चली गई थी, और हाल ही में जो जनगणना बाघों की हुई है ये लगभग 3.5 और 3,500 4,000 के आसपास पहुंच रही है। साथ ही इसके माध्यम से पर्यावास का संरक्षण भी सुनिश्चित होता है, आसपास का, अभी हमने बताया कि पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। अगर हम बाघों के संरक्षण में सफल हो जाते हैं तो पूरे क्षेत्र का एक जो इकोलॉजी है उसके भी संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि ये संतुलन के लिए एक कीस्टोन प्रजाति है। तो कीस्टोन प्रजातियों का संरक्षण इसके माध्यम से होता है, उस क्षेत्र की पूरी पारिस्थितिकी का एक संतुलन बेहतर स्थापित होता है, आर्थिक मूल्य को हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, और उस क्षेत्र का पूरा पर्यावास तो संरक्षित होता ही है। तो ये बाघ प्रोजेक्ट टाइगर की महत्वपूर्ण लाभ है। एक और पहल भारत सरकार द्वारा की गई थी जो स्नो लेपर्ड से संबंधित है। क्या पहल थी ये? प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत वर्ष 2009 में की गई थी, और देश के 5 राज्यों से इसकी शुरुआत हुई थी। स्नो लेपर्ड, जैसा कि उन्होंने बताया कि ये स्नो लेपर्ड कहाँ पर पाया जाता है? ऊंचे स्थानों पर पाया जाता है, और भारत में सामान्यतः हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2009 में की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका? सभी हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित, सभी स्टेक होल्डर की भागीदारी को प्रोत्साहित कर देश में तेंदुओं की आबादी और उनके प्रवास क्षेत्र के संरक्षण को इसके माध्यम से बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के साथ सार्वजनिक और निजी एजेंसियों का सहयोग स्थापित करना, यानी जो भी क्षेत्र तेंदुओं के संरक्षण के लिए अधिसूचित किए जाएंगे वहां पर स्थानीय आबादी के साथ साथ सार्वजनिक और निजी एजेंसियों का सहयोग स्थापित करना, और उसके माध्यम से हिम तेंदुआ, उनके आहार और उनके रहने के स्थान यानी प्रवास के संरक्षण के प्रयास करना, जागरूकता पैदा करना, संरक्षण संबंधी कानूनों के व्यापक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, ताकि जो संरक्षण प्रोजेक्ट स्नो स्नो लेपर्ड के माध्यम से संरक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त किया जा सके, और यही इसका उद्देश्य भी है। तो ये बात हुई हमारी प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की। एक और महत्वपूर्ण खबर लगातार चर्चा में रही पिछले सप्ताह, और वो खबर जुड़ी हुई है हीट डोम से। अगर आप इसका शुद्ध हिंदी अनुवाद करें तो आप कह सकते हैं कि एक गर्म गुंबद जैसी स्थिति,
ये गर्म गुंबद जैसी स्थिति का निर्माण या हीट डोम जैसी स्थिति का निर्माण कहां पर देखा गया? ये देखा गया वेस्टर्न यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में, जहां पर तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया और उसके कारण हमें एक ऐसी स्थिति देखने को मिली जहां पर तापमान के बढ़ने की वजह से, संवहन धाराओं की बढ़ने की वजह से हीट ट्रैप होती चली गई, क्योंकि वो जेट स्ट्रीम की स्थिति वहां पर इस प्रकार से डेवलप हुई। अगर आप इसे एक नक्शे के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि मान लिया आगे हम इसकी पूरे विस्तार को देखेंगे, हीट डोम किस तरह से बनता है। आप पहले इसकी स्थिति को समझ लीजिए। मान लीजिए यूएसए का क्षेत्र है, तो ये एक पृथ्वी का क्षेत्र है और यूएसए आप जानते हैं इधर अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है और इधर पैसिफिक ओशन से ये क्षेत्र घिरा हुआ है। और माने तौर से जो पृथ्वी का क्षेत्र होता है वो सूर्य तप के कारण ज्यादा गर्म होता है। तो मान लिया ये जो गर्म हवाएं हैं, जो पृथ्वी का निचला क्षेत्र है वो गर्म हुआ और उससे वायु इस प्रकार से ऊपर उठनी शुरू हुई। तो ये संवहन धाराएं इस प्रकार से ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद इनका फैलाव होना शुरू हो जाता है। इनके पास पूरा क्षेत्र होता है पूरा फैलाव होने का, और जब ये पर्याप्त ऊंचाई तक उठ जाती है तो तापमान में होने वाली कमी के कारण और संघनन की प्रक्रियाओं के कारण बादल निर्माण और उसके बाद बरसात होती है। लेकिन यूएसए में इस प्रकार की स्थिति देखी गई कि ये इस प्रक्रिया के साथ साथ वहां पर जेट स्ट्रीम जो कि पश्चिम से पूरब की ओर इस प्रकार से चलती है, इस स्थिति के कारण और जो संवहन धाराएं ऊपर आ रही थी, तो जेट स्ट्रीम के निचले हिस्से से इन पर एक दबाव पड़ा, इस हिस्से का एक दबाव पड़ा और इस दबाव पड़ने के कारण जो हवाएं ऊपर फैलाव के लिए इनको स्थान मिलना था वो स्थान इनको नहीं मिल पाया और इस प्रकार से यहाँ हीट ट्रैप हो गई और एक ऐसी इस प्रकार की स्थिति बनी हीट ट्रैप होने के कारण, यानी एक गुंबद जैसी स्थिति बनी और इसी को हम हीट डोम के नाम से जानते हैं। तो इसमें जेट स्ट्रीम की एक बहुत बड़ी भूमिका है। बस इसी की डिटेल को हमें अब शब्दों के माध्यम से देख लेना है। अब ये सामान्य तौर से आपने स्थिति समझ ली कि हीट डोम का निर्माण किस प्रकार से कैलिफोर्निया के क्षेत्र में हुआ। जेट स्ट्रीम के निचले हिस्से से पड़ने वाले दबाव के कारण सामान्य तौर से जो जो गर्म वायु ऊपर की तरफ उठती है तो वो धीरे धीरे उसका एक फैलाव के लिए उसे स्थान मिलता है, जो जेट स्ट्रीम के निचले हिस्से के कारण उसे फैलाव नहीं मिल पाया और उससे पड़ने वाले संपीड़न दबाव की वजह से वो हीट ट्रैप होती चली गई और एक गुंबद जैसी स्थिति बनी जिससे हीट डोम का निर्माण हुआ। इसी को यहाँ पर शब्दों में कहा गया है उच्च दबाव का क्षेत्र किसी बर्तन के ढक्कन की तरह। जैसे अगर आप किसी पानी को आप बर्तन में गर्म करना चाहते हैं तो तेजी से गर्म करने के लिए आप उस बर्तन पर कोई ढक्कन ढक देते हैं। ढक्कन को लगाने से ऊष्मा वहां पर ट्रैप हो जाती है और बर्तन में जो पानी होता है वो बहुत तेजी से गर्म होता है। इसी प्रकार की स्थिति जेट स्ट्रीम के कारण होती है। जेट स्ट्रीम से पड़ने वाले दबाव के कारण जो ऊपर उठती वायु है, ऊपर उठती गर्म वायु है, वो उस स्थान पर फंस जाती है, वो ट्रैप हो जाती है और जिससे पूरे क्षेत्र में एक हीट डोम जैसी स्थिति बन जाती है। पूरे क्षेत्र में एक बहुत ही उच्च स्तर का तापमान बन जाता है। किसी क्षेत्र के ऊपर लंबे समय तक गर्म हवा को रोके रखता है ये इस स्थिति। अधिक देर तक हवा वहां पर फंसी रहती है, सूर्य उतना ही अधिक हवा को गर्म करता रहता है, यानी सूर्य तप जो प्राप्त होता है उससे और भी ज्यादा हवा गर्म होती रहती है और ये स्थिति कुछ दिनों से लेकर कई सप्ताह तक रह सकती है। उच्च दबाव का कोई भी क्षेत्र, चाहे वह ताप गुंबद हो या न हो, उच्च दबाव का अगर कोई भी क्षेत्र इस प्रकार से निर्मित हो, चाहे वो ताप गुंबद हो या न हो, हवा को नीचे जाने के लिए मजबूर करता है। हवा नीचे जाती है, आप कह सकते हैं कि मान लिया इतने क्षेत्र में ये इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स हैं और अगर क्षेत्र इसका सिकुड़ता चले जाए तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये और ज्यादा पास आ जाते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ज्यादा और ज्यादा हीट पैदा हो जाएगी। यहीं पर ये बात कही जा रही है कि हवा को नीचे जाने के लिए मजबूर करता है उसको प्रेशर, और जब एक बार यह जमीन पर पहुंचता है संपीड़न के कारण तो और भी ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि उसके लिए जो स्थान है वो उस स्थान की कमी हो जाती है उस ऊपर से पड़ने वाले दबाव के कारण। जब हवा नीचे जाती है तो वह और ज्यादा शुष्क हो जाती है, यानी ऊपर से जो अभी जेट स्ट्रीम के कारण हमने बात की थी, जो ये हवा ऊपर इस प्रकार से जा रही है और ये इसको नीचे की तरफ धकेलता है, तो ये हवा और ज्यादा शुष्क हो जाती है और क्षेत्र का तापमान और भी अधिक बढ़ जाता है।
इसमें जेट स्ट्रीम की एक बहुत बड़ी भूमिका है। हीट डोम और जेट स्ट्रीम आपस में जुड़े हुए हैं। ताप गुंबद यानी हीट डोम का निर्माण जेट स्ट्रीम के व्यवहार से संबंधित है। जैसा कि अभी हमने देखा, जेट धाराएं वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में तेज हवा की अपेक्षाकृत संकीर्ण पट्टियां हैं। इन ये तेज हवा की सामान्य तौर से संकीर्ण पट्टियां हैं। आप इस तरह से इनकी स्थिति को यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। लहर जैसा पैटर्न होता है उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर। लहर जैसा इस पैटर्न, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर इस तरह का पैटर्न होता है। जब ये तरंगे बड़ी और लंबी हो जाती हैं तो वे धीमी गति से चलती है, यानी लंबी इस प्रकार से। तो ये धीमी गति से चलती हैं और लंबी हो जाती हैं और कभी कभी स्थिर भी हो जाती हैं। इसी की यहाँ पर विवरण दिया गया है। हीट डोम के निर्माण के कारण क्या है? महासागरीय तापमान में होने वाला परिवर्तन इसका एक कारण है। संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। समुद्र की सतह से गर्म हुई अधिक गर्म हवा समुद्र की सतह से ऊपर उठती है। मान लीजिए ये स्थिति है। आप जानते हैं कि ला नीना की प्रक्रिया के कारण विश्वतीय, पूर्वी विश्वतीय प्रशांत महासागर में जो ठंडी धाराओं के कारण, मान लिया ये ठंडी धाराओं के कारण इसका जो सतह का तापमान है वो उच्च तापमान हो जाता है और जो हवा की गति है वो उच्च दाब हो जाता है। मान लिया जो हवा है ये ऊपर की तरफ बढ़ती है। ठंडी जो वायु होती है, ठंडी वायु किस प्रकार की होती है? उसमें भार होता है। तो भार होता है तो वो किस वायु का स्थान लेती है? हल्की वायु का स्थान लेती है। तो वायु का दिशा इस प्रकार से रहती है इक्वेटर पर। जब ये वायु की दिशा इस प्रकार से रहती है और ये गर्म धाराएं इस तरह लेकर के जाती है तो कोरियोलिस बल इन गर्म धाराओं को इस प्रकार से मोड़ देता है। और जब ये इस प्रकार से मोड़ करके अमेरिका के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो इस क्षेत्र को और ज्यादा गर्म करती हैं और यहीं पर इनके संपर्क में जेट धाराएं आती हैं, जिसके कारण कैलिफोर्निया के क्षेत्र में हीट डोम जैसी स्थिति पैदा होती है। वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन हीट डोम का एक कारण है। अभी हमने देखा कि जब वायुमंडल में उच्च दबाव बढ़ता है और गर्म हवा को जमीन की ओर धकेलता है तो गर्मी की लहरें शुरू होती हैं और यह प्रभाव समुद्र से उठने वाली गर्मी से और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे एक एम्प्लीफिकेशन लूप का निर्माण हो जाता है। इस तरह के लूप का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। यह हवा और बादलों के प्रभाव को भी कम कर देता है, जिससे हवा अधिक दम घोंटू हो जाती है। यही कारण है कि गर्म लहरें कई दिनों या उससे अधिक समय तक, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि ये कई दिनों से लेकर के सप्ताह तक रह सकती है, लगातार टिकी रहती है। जलवायु परिवर्तन की समस्या से इस तरह की समस्याएं, इस तरह की स्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं। बढ़ते तापमान के कारण मौसम और ज्यादा गर्म हो रहा है। धरती पर गर्म लहरें एक नियमित घटना बन रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग के कारण अधिक गर्म हो गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार इस तरह के जो घटनाएं हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और उनकी अवधि भी लंबी हो गई है। यह हमने बात की हीट डोम के बारे में। एक और घटना लगातार पिछले कुछ समय से चर्चा में थी, जिसको हम हाई सी ट्रीटी के नाम से जानते हैं। हाई सी ट्रीटी चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में भारत ने हाई सी ट्रीटी का अनुमोदन करने का फैसला किया है, यानी उसके रेटिफिकेशन का फैसला किया है। हाई सी ट्रीटी क्या है? हाई सी ट्रीटी किसी देश के समुद्री तट क्षेत्र से जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पड़ता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर के क्षेत्र के प्राकृतिक संरक्षण के लिए है, उस क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण के लिए है। तो इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है और इसी कारण हमारे लिए जरूरी है कि हाई सी ट्रीटी के बारे में जानना। महासागरों के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संरचना ये हाई सी ट्रीटी कहलाती है। इस संरचना की शुरुआत कब इसको अपनाया गया? पिछले साल वर्ष 2023 में इसको अपनाया गया था। इस संधि का उद्देश्य क्या है? समुद्री जल में प्रदूषण को कम करना इस संधि का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जैव विविधता और अन्य समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को ये बढ़ावा देता है। यानी इसका दूसरा उद्देश्य क्या है? समुद्री जल में प्रदूषण को कम करने के साथ साथ समय जैव विविधता और अन्य समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना। हाई सी ट्रीटी किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता पर समझौता है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लिया किसी भी क्षेत्र का ये समुद्री तट है तो इससे 200 नॉटिकल माइल्स की जो दूरी है वो उस क्षेत्र का अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो इसके बाहर का जो भी क्षेत्र है उससे संबंधित ही हाई सी ट्रीटी है और इसी में समुद्री जल में प्रदूषण को कम करना है और इसकी जैव विविधता का संरक्षण करना है और इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संरचना की आवश्यकता थी जो कि हाई सी ट्रीटी को अभिव्यक्त करता है।
इस कानूनी संरचना को वर्ष 2023 में अपनाया गया था। इसमें 93 देशों ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन अनुमोदन करने वाले देश केवल 8 हैं। भारत इसका अनुमोदन करना चाहता है। जब 60 देश, दुनिया के 60 देश इसका अनुमोदन कर देंगे तो उसके 120, जिस दिन 60वां देश अनुमोदन करेगा तो उसके 120 दिन बाद ये संधि स्वतः लागू हो जाएगी, यानी लीगली बाइंडिंग इसको हो जाएगी। इस संधि को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की सामुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता कहा जाता है। हाई सी क्या है? कुल महासागर क्षेत्र का लगभग 64% को यह कवर करता है और उसको वैश्विक कॉमन, ग्लोबल कॉमन के नाम से भी जाना जाता है। सभी को इसके अंतर्गत नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, आर्थिक गतिविधियों, वैज्ञानिक अनुसंधान या अंडर सी केबल जैसी बुनियादी ढांचे के समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। साथ ही कई क्षेत्र संसाधनों के अत्यधिक दोहन, जैव विविधता की हानि, प्रदूषण, प्लास्टिक के डंपिंग और महासागर के अम्लीकरण और कई अन्य समस्याओं से ग्रस्त हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए ये हाई सी ट्रीटी लाई गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021 में लगभग 17 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में फेंका गया है, जो समुद्र में महासागरों में बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण के एक बहुत ही उच्च स्तर को प्रदर्शित करता है। तो हाई सी क्या है? कुल महासागर का 64% को अभिव्यक्त करता है और वहीं पर प्रदूषण को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा बनाया जा रहा है, जिसको हम हाई सी ट्रीटी कहते हैं। और हाई सी ट्रीटी के अंतर्गत सभी को ये जो क्षेत्र होता है, ये 64%, जिसको हम वैश्विक कॉमन कहते हैं, ये सभी को नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, आर्थिक गतिविधि, वैज्ञानिक अनुसंधान या अंडरसी केबल जैसी बुनियादी ढांचे के समान अधिकार प्रदान करता है। तो इसको एक समान गवर्नेंस प्रदान करने के लिए, एक समान ढांचा प्रदान करने के लिए गवर्नेंस का हाई सी ट्रीटी को लाया गया है। हाई सी ट्रीटी के 3 मूलभूत उद्देश्य हैं। कौन कौन से? समुद्री पारिस्थितिकी का संरक्षण और सुरक्षा करना, समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों को उचित और न्यायसंगत बंटवारा करना, यानी किसी भी एक देश का इस 64% हिस्से पर कब्जा ना हो या किसी देशों के समूह का ना हो, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संभावित रूप से प्रदूषित या नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रथा का स्थापना करना, यानी अगर कोई भी गतिविधि इस क्षेत्र में चलाई जाती है तो सबसे पहले उसका पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करना जरूरी होगा और इस तरह की प्रथा को इसके माध्यम से, हाई सी ट्रीटी के माध्यम से शुरू किया जाएगा। इसका एक और उद्देश्य है, 3 मूलभूत उद्देश्य हैं और एक और उद्देश्य है विकासशील देशों को समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और उनका क्षमता निर्माण करना, ताकि वो भी समुद्री प्रौद्योगिकी के माध्यम से समुद्री संसाधनों का एक सतत इस्तेमाल करने में सक्षम हो सके। साथ ही इससे उन्हें महासागरों के लाभ को पूरा उठाने में सक्षम होंगे और उससे उन्हें मदद मिलेगी। साथ ही उनके संरक्षण में भी ये देश योगदान दे सकेंगे, यानी महासागरों के संरक्षण में योगदान दे सकेंगे। तो ये 5 खबरें थी जिन पर हमने विस्तार से चर्चा की है। अब हम इन पर एक एक प्रश्न लेंगे और इन प्रश्नों को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। सभी 5 टॉपिक से एक एक प्रश्न होगा, ताकि एक एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से आपकी तैयारी का भी मूल्यांकन किया जा सके। ये पूरा सेशन से आप कितना जुड़े रहे हैं इसका का भी एक मूल्यांकन हो सके। तो अभ्यास प्रश्न पहला क्या है? भूस्खलन का या के निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता या सकते हैं या है? आपके ऑप्शंस हैं चट्टान या शैल का कमजोर होना, वानस्पतिक आवरण की कमी, मानव गतिविधियां या उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा है या है? आपका ऑप्शंस है, ऑप्शन ए जीरो हंगर, ऑप्शन बी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऑप्शन सी लैंगिक समानता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। प्रोजेक्ट स्नो टाइगर प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ष 2007, ऑप्शन बी वर्ष 2009, ऑप्शन सी वर्ष 2011 या ऑप्शन डी वर्ष 2013। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? हीट डोम बनने का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समुद्री तूफान, ऑप्शन बी उच्च दबाव प्रणाली, ऑप्शन सी निम्न दबाव प्रणाली या ऑप्शन डी वायुमंडलीय प्रदूषण। एक और प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। हाई सी ट्रीटी को कानूनी रूप से लागू होने के लिए कितने देशों के अनुसमर्थन की आवश्यकता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी
60 ऑप्शन सी, 70 ऑप्शन डी, 80। तो ये 5 प्रश्न है जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने होंगे। हर सप्ताह शुक्रवार को शाम को 7 बजे हम इस प्रोग्राम के साथ आपके सामने होंगे। आप घड़ी में अपना टाइम सेट कर लीजिए, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके स्टैटिक पोर्शन की तैयारी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो चाहे आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, दोनों के अंतर्गत इनका विशेष महत्व होगा। तो नए सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।